गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुरेंद्र कुमार यादव, सीनियर सेक्शन इंजीनियर NER। आज हम आपको बताएंगे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल क्या क्या होते हैं। यदि आप रेलवे में एंट्री कर चुके हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे, वो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, इसके द्वारा ये बनाए गए थे। 1966 में जो रूल बनाए गए थे उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपको रेलवे में सर्विस में रहते हुए क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या आप कर सकते हैं। कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, जहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ पर आपका जाना वर्जित है, या आप वो रेलवे में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए आप वो चीज़ नहीं कर सकते। आपका दायरा फिक्स कर दिया गया है। तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, और यदि आप हमारा पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, हर वीडियो का, हर पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। आप वहाँ से हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था जोन के बारे में, कितने जोन हैं, क्या क्या उनके हेडक्वार्टर हैं और क्या क्या मेन स्टेशन में आते हैं। ये बेसिक उनके लिए है जो GDC और LDC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए है। बाकी यदि आप रेलवे में आना चाहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो देखिए इसमें टोटल रूल कितने हैं। 26 टोटल रूल हैं। इन 26 रूल को हम एक एक करके आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट रूल में केवल नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर यानी किस पोस्ट का क्या नाम है, किस यूनिट का क्या नाम है, इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया था कि जो है कैसे इसका स्ट्रक्चर गवर्न होता है, वो नॉमेनक्लेचर है। मैनुअल क्या है। सेकंड रूल में है डिफिनीशन। इन रूल को डिफ़ाइन कैसे किया गया है, ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल क्या है उसको डिफ़ाइन किया गया है, बस वो डिफिनीशन है उसमें। रूल थर्ड से हमारा शुरू होता है। रूल थर्ड में ही हमारे 22 हैं, ठीक है। तो रूल 3 से लेके 22 तक जो है हमारे कॉमन रूल हैं, जो कि हर एम्प्लॉय को, हर अधिकारी पे लागू होता है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, सब पे लागू होता है। बाकी ये जो 4 रूल हैं 23, 24, 25, 26, ये रूल जो है कर्मचारियों से रिलेटेड नहीं है। ये जो है अधिकार की बात करते हैं, किसके अंडर में क्या है। तो ये कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं 4 रूल, ठीक है। तो रूल 3 to 28 हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक आपको पता ही चल गया। नॉमेनक्लेचर रूल 1 में है। नॉमेनक्लेचर है कि रेलवे को नामकरण जो किया गया है वो क्या है। रूल 2 में डिफिनीशन है, मोटो है, क्या है, उसके बारे में डिफाइन किया गया है। रूल 3 की अगर हम बात करें, रूल 3 की हम बात करें, रूल 3 को हम लिख रहे हैं R3। R3 हमारा क्या कहता है। R3 ये कहता है हर रेल कर्मी सत्यनिष्ठा के साथ और कर्तव्य प्राण के साथ जो है रहेगा, तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे कानून व्यवस्था भंग हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो। यानी आपको कर्तव्य प्राण होना है, सत्यनिष्ठ होना है। ये रूल 3 में लिखा गया है। यदि आप रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, तो आपको ये ध्यान देना है, आपको सत्यनिष्ठा के साथ काम करना है, कर्तव्य प्राण के साथ काम करना है, और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके कारण कि आपकी कानून व्यवस्था, यानी चाहे राज्य सरकार की कानून व्यवस्था या सेंट्रल गवर्नमेंट की कानून व्यवस्था भंग हो रही है, तो ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। रूल 4, जो अगर रूल 4 की बात करें हम, तो हम उसको R4 लिख रहे हैं। R4 भी इसी तरीके से है। R4 ये कहता है कि सरकारी आश्रय प्राप्त, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कंपनी है, उसमें आप अपने बच्चों के नौकरी के लिए पैरवी नहीं कर सकते हैं बिना प्रशासन की अनुमति से। यदि आपको उसमें फर्मों में करना है तो अपने प्रभाव का आपको प्रयोग नहीं करना है।
तो अगर मोटा मोटा हम करें तो ये कहा जाता है, सरकारी आश्रय प्राप्त कंपनियों या फर्मों में नौकरी के लिए कोई भी कर्मचारी अपने प्रभाव का प्रयोग कर परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी नहीं लगाएगा। ग्रुप ए का कर्मचारी या होगा तो अपने पुत्र पुत्री की सरकार से पहले स्वीकृत लिए बिना वो उस फर्म में नौकरी नहीं दिलाएगा। ये रूल 4 कहता है। रूल 4 कहता है कि यदि सरकार के आश्रय में है, सरकार के अधीनस्थ कोई फर्म है जो रेलवे में काम कर रही है, तो आप उसमें अपने बच्चों को या रिश्तेदार के या परिवार के किसी सदस्य के नौकरी के लिए आप जो है अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं करेंगे, या अगर आपको नौकरी लगवाना उसमें तो आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसी तरीके से रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 में क्या कहता है? रूल 5 ये कहता है आपको राजनीतिक चुनाव और संगठन में भाग नहीं लेना है। रूल 5 ये कहता है आपको राजनीतिक चुनाव और संगठन में भाग नहीं लेना है, यानी आप किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते हैं, ना ही आप कोई चुनाव लड़ सकते हैं। अगर यदि आपको चुनाव लड़ना है, आपको रेलवे सर्विस से खुद को विमुक्त करना होगा। ये रूल 5 कहता है। इसी तरीके से हमारा रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 हमारा क्या कहता है? रूल 6 ये कहता है कि कोई ऐसा संगठन जो कि राष्ट्र की अखंडता, प्रभुता और एकता में हानि पहुंचाए तो उससे जुड़ा नहीं जा सकता है। रूल 6 ये कहता है यदि कोई ऐसा संगठन हो जो हमारे राष्ट्र को, हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता को वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे आप जुड़ नहीं सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। रूल 7 क्या कहता है हमारा? R7 क्या कहता है? R7 कहता है देश की प्रभुता के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेना अपराध है। यानी यदि आप कोई आंदोलन चल रहा है जो देश की संप्रभुता को अखंडित कर सकता है, उसमें आपका भाग लेना वर्जित है। रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 मीडिया से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है प्रेस मीडिया या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता बिना सरकार की अनुमति के। यानी आप मीडिया में अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जब तक जो है सरकार की आपको अनुमति ना प्राप्त हो। इसलिए रेलवे में जो है PRO और CPRO होते हैं, वही जो है मीडिया में अपनी बातों को रखते हैं। हर कोई मीडिया में अपनी बातों को नहीं रख सकता है। यदि आपको सरकार से परमिशन मिली हुई है तभी आप मीडिया में अपने बात और विचारों को रख सकते हैं, अन्यथा आप मीडिया में अपने स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। इसके लिए यदि आप स्टेटमेंट देते हैं, इन रूल की अवहेलना करते हैं, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट DAR एंड डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत आपको पनिश किया जा सकता है। उसको हम आगे बताएंगे क्या क्या पनिशमेंट होते हैं। तो इस तरह से रूल 9 में अब क्या कहता है? रूल 9 कहता है किसी प्रकार से सरकार की आलोचना वर्जित है। किसी प्रकार से भी सरकार की आलोचना वर्जित है। रूल 9 क्या कहता है? रूल 9 क्या कहता है? सरकार की आलोचना वर्जित है। सरकार की आलोचना वर्जित है। वो चाहे सोशल मीडिया हो या पेपर हो। आप अपनी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पेपर मीडिया हो या सोशल साइट्स हो, जैसे फेसबुक है, आर्कुट है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर है। वहाँ पे आप अपने ही सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कर्मचारी हो या अधिकारी हो। रूल 9 के तहत ये बात कही गई है कि आप अपने सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो या और भी कोई सोशल साइट्स हो। जहाँ पे भी आप एक्टिव हैं वहाँ पे आप सरकार की आलोचना
नहीं कर सकते हैं, इसकी इजाज़त नहीं देता है। यदि आपके खिलाफ़ जो है शिकायत या कंप्लेन होती है तो आपको डीआर के तहत पनिशमेंट किया जा सकता है। रूल 10 क्या कहता है? रूल 10 में बात ये की गई है, सरकारी या किसी अन्य प्राधिकरण के सामने गवाही देना। रूल 10 में क्या R10 में क्या कहा गया है? सरकार या किसी प्राधिकरण के सामने अगर आपको गवाही देना है तो आपको सरकार से अनुमति लेना है। किसी के सामने अगर आपको गवाही देना है, विटनेस बनना है, तो आपको सरकार से अनुमति लेना है। यदि किसी प्राधिकरण या संगठन के लिए आपको गवाही देना है मान लीजिए, तो आपको अपने प्रशासन के माध्यम से सरकार से अनुमति लेना होगा। इसी तरीके से रूल 11 क्या कहता है? रूल 11 क्या है? आप किसी भी अपनी जानकारी को किसी भी सरकार अपने संगठन की आप अपने संगठन की या कर्मचारी की या अधिकारियों की कोई भी जानकारी किसी से साझा नहीं करेंगे। जो कि गुप्त जानकारी है वो किसी से साझा नहीं करेंगे, यानी आपको अपने संगठन की कोई भी जानकारी बाहर नहीं देनी है। उसके बाद आता है रूल 12। रूल 12 ये है चंदे से रिलेटेड। रूल 12 क्या है? चंदा वगैरह से रिलेटेड है। सरकार से अनुमति लिए बिना कर्मचारी ना तो किसी पार्टी या किसी अन्य को चंदा दे सकता है और ना ही ले सकता है। रूल 12 ये कहता है आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी, तभी आप किसी पार्टी को चंदा दे सकते हैं या चंदा ले सकते हैं। जैसे अगर आप यूनियन को चंदा देते हैं तो उसके लिए सरकार जो है पहले से आपको अनुमति दे चुकी है कि आप अपने संगठन में, रेलवे के अंदर में अगर कोई संगठन कार्य कर रहा है, पार्टी कार्य कर रही है, यानी यूनियन से है, ट्रेड यूनियन है, उनको आप चंदा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनियन आपसे ज़बरदस्ती चंदा ले। जब आपकी वो स्वैच्छिक है, आप स्वेच्छा से दे सकते हैं। बाहर अगर किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक पार्टी को या किसी एनजीओ को अगर आपको चंदा देना है तो उसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसी तरीके से रूल 13 में आता है। रूल 13 में क्या कहा गया है? रूल 13 जो है हमारे लिए है, इसमें उपहार की बात किया गया है। कौन कितना उपहार ले सकता है और कितना उपहार कोई दे सकता है, तो कैटेगरी वाइज इसमें किया गया है, इसको आप जान लीजिए। कोई कर्मचारी न स्वयं कोई उपहार लेगा और न किसी को लेने की अनुमति देगा। अगर लेता है तो इसकी कुछ सीमा तय है जो वो अपने निकट संबंधी मित्र से ले सकता है। यदि आप कोई उपहार लेते हैं तो उसकी एक लिमिट है, वहीं तक आप ले सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए ग्रुप ए का है, ग्रुप A B C D। ग्रुप ए का जो है 7,000 से 1500 है, और इसी तरीके से ग्रुप बी का 4,000 से 1500 है, 4,000 से 1500 है, और ग्रुप सी का 2,000, इनका 2,000 से 500 है, इनका भी 2,000, इनका 1,000 से 500 है। यदि आप रेलवे का कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आप जो भी डिजिग्नेशन हो, जो भी पद हो, यदि आपको उपहार लेना है या उपहार देना है, अगर आप ग्रुप ए अधिकारी हैं तो आपको 1500 से 7,000 के बीच में आप किसी को उपहार दे सकते हैं या उससे उपहार ले सकते हैं। यदि ग्रुप बी के कर्मचारी या अधिकारी हैं तो आपको 1500 से 4,000 के बीच में ही आप उपहार ले सकते हैं या तो दे सकते हैं। ग्रुप सी के हैं तो 500 से 2,000, अगर ग्रुप बी के हैं तो 500 से 1,000 रुपये के बीच का ही मूल्यांकन का ही आप उपहार ले सकते हैं या दे सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा का कहीं हेरफेर मिलता है और आपके खिलाफ़ शिकायत मिलती है तो आप पे डीआर एक्शन लागू होगा और आपके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई हो सकती है। कोई भी कर्मचारी ना तो दहेज लेगा और ना ही देगा, ना अन्य किसी को प्रेरित करेगा। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन जनरली लोग जो रूल हैं वो रूल हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है। आजकल दहेज प्रथा इतना ज़्यादा हावी हो गया है हमारे समाज में कि हर कोई दहेज ले रहा है, हर कोई दहेज दे रहा है। तो
रूल 13 में ये भी कहा गया है ना तो आप दहेज लेंगे ना दहेज देंगे और ना ही आप किसी को दहेज देने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी तरह से रूल 14 है। रूल 14 हमारा क्या कहता है, सम्मान से रिलेटेड है। ये सम्मान ये कहता है आप किसी कर्मचारी के सम्मान में प्रदर्शन करना वर्जित है। जैसे किसी कर्मचारी का सम्मान करना है तो उसमें आप हो हल्ला या प्रदर्शन या आंदोलन टाइप का आप नहीं कर सकते हैं। उसके सम्मान के लिए बहुत बड़ी जन सैलाब इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ये रूल 14 कहता है। रूल 15 में क्या होता है, रूल 15 ये व्यापार से रिलेटेड है। रूल 15 हमारा क्या है, व्यापार से रिलेटेड है। रूल 15 कहता है निजी व्यापार, कोचिंग या कोई अन्य नौकरी करना वर्जित है। यदि आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं, रेलवे के कर्मचारी या अधिकारी हैं तो रूल 15 के तहत आप ना तो कोई कोचिंग चला सकते हैं और ना ही कोई प्राइवेट नौकरी या अन्य नौकरी कर सकते हैं। तो रूल 15 ना ही कोई व्यापार आप कर सकते हैं, यानी कि आप ना तो कोई बिजनेस कर सकते हैं और ना ही आप कोई जो है संस्था में नौकरी कर सकते हैं। ये रूल 15 हमारा कहता है। इसी तरीके से रूल 16 हमारा क्या कहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रूल 16। रूल 16 जो है किराए से रिलेटेड है। रूल 16 किससे रिलेटेड है, किराया से। रूल 16 में ये कहा गया है कि आप जो है सरकारी ज़मीन को या अपने रेलवे आवास को जो है किराए पे नहीं दे सकते हैं। ये रूल 16 में कहा गया है। इसी तरीके से रूल 17, यानी आप सरकारी ज़मीन को या रेलवे आवास को आप किराए पे नहीं दे सकते हैं। 17 में कहा गया है आप उधार नहीं ले सकते हैं। आप ना तो उधार ले सकते हैं ना उधार दे सकते हैं, ना ही शेयर मार्केट में आप पूंजी लगा सकते हैं। यदि आपको ऐसा करना है आपको सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी। और इसी तरीके से रूल 18 में क्या कहा गया है, रूल 18 के तहत क्या गवर्न होता है, इसके तहत आपकी प्रॉपर्टी। रूल 18 में ये कहा गया है, रूल 18 में ये कहा गया है कि आपकी पहली नियुक्ति पर ही यानी फर्स्ट ज्वाइनिंग पे ही आपको अपनी चल अचल संपत्ति के बारे में सारा ब्यौरा अपने ऑर्गेनाइजेशन को यानी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को आपको दे देना है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दे देना है, यानी सरकार को बता देना है। इसी तरीके से रूल 19 में है, रूल 19 में क्या कहता है, आलोचना या मानहानि। रूल 19 में ये कहता है, रूल 19 कि अगर सरकारी आलोचना का खंडन करना है, यदि कर्मचारी किसी पर मानहानि का मुकदमा करना चाहता है तो उसको सरकार से अनुमति ले के ही प्रेस या अदालत में जाएगा। यदि वो सरकार से अनुमति नहीं लेता है तो प्रेस या अदालत में नहीं जा सकता, मानहानि का क्लेम नहीं कर सकता है। इसी तरीके से रूल 20 में क्या गया है, उसमें कहा गया है कि आप गैर सरकारी लोगों पे आप अपने हितों या प्रभाव का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद रूल 20 हो गया। रूल 20 में है कि आप अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल 21 जो है ये है विवाह से रिलेटेड। यदि आपकी पहली पत्नी जीवित है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसा रेलवे कहती है। रेलवे का रूल कहता है कि पहली पत्नी या पति के रहते ही दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से रूल 22 है। रूल 22 क्या कहता है, इसमें ड्रग, शराब या नशा, एक वर्ड में याद करिए, नशा। रूल 22 में ये कहा गया है कि आप ना तो नशीली दवाओं का प्रयोग करेंगे, ना शराब का सेवन करेंगे और ना ही इन सब का प्रयोग सेवन करके आप ड्यूटी पर आएंगे।
इसके साथ ही ना ही आप जो है बाल श्रम को बढ़ावा देंगे, यानी 14 वर्ष से कम के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। यहाँ तक था, हमने बोला था रूल 32 टू रूल 20, ये रूल थे कॉमन रूल। अब रूल जो 14 है वो क्या है, वो यहाँ लिखा हुआ है। रूल 14 क्या है, डेलीगेशन है। ये डेलीगेशन से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है, अभी रूल 23 बाकी है, रूल 23 बाकी है। रूल 23 में कहा गया है, जो ऊपर के नियमों हैं इन नियमों का पुनर्व्याख्या किया जाएगा और अधिकार केवल राष्ट्रपति को होगा। यानी ऊपर के जितने नियम थे इनकी पुनर्व्याख्या करने का अधिकार केवल हमारे राष्ट्रपति को होगा। रूल 24 में क्या है, अधिकारों के प्रत्यायोजन की बात कही गई है। इसमें क्या है, पुनर्व्याख्या केवल राष्ट्रपति को है अधिकार। रूल 24 में क्या गया है, अधिकारों के प्रत्यायोजन की बात कही गई है, प्रत्यायोजन, ठीक है। इसी तरीके से रूल 25 में क्या कहा गया है, रूल 25 में कहा गया है कैंसिलेशन, यानी इन नियमों को, इनमें से किन नियमों को कैंसिलेशन किया जा सकता है वो रूल 25 के अंतर्गत गवर्न किया जाएगा। रूल 26 सभी संबंधित प्रशासनिक आदेश के पालन के बारे में कहा गया है। यही सबसे खतरनाक रूल है जो कि कर्मचारियों पे कहर बरपाता है। यही सबसे खतरनाक रूल है। रूल 26 के ही तहत आपको पनिशमेंट ज़्यादा मिलने की संभावना होती, वो ऑन जॉब जब आप गलती करते हैं तब वो रूल 26 के तहत गवर्न होता है। रूल 26 में कहा गया है सभी संबंधित प्रशासनिक आदेश के पालन के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये सारे थे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, जो कि 1 से 26 रूल होते हैं। इनके बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि जो है DAR एक्शन क्या होते हैं, पनिशमेंट क्या मिलता है, यदि रेलवे एम्प्लॉय कोई गलती करता है तो उसको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकता है और किस किस धारा के तहत उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल, DAR। तो उसके तहत हम आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।